नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और जी बिजनेस आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर आया है जिसका नाम है सीईओ इनसाइट। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लीडर्स से जो कंपनी की सोच, उसकी सफलता, उसके भविष्य का रास्ता तय करते हैं, कंपनी के मिशन और विजन की आप कह सकते हैं एक तरह से नींव रखते हैं। तो हम इस मंच पर जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में, कैसे उनके फैसले, उनका दृष्टिकोण आज उनके बिजनेस को, उनकी कंपनी को सफलता के शिखर पर ले आया है। चलिए विदाउट फर्दर डिले करते हैं शुरुआत सीईओ इनसाइट की। और आज हमारे सफर में, हमारे इस एपिसोड में हमारा साथ दे रहे हैं बहुत खास मेहमान। हमारे साथ हैं अरुण पोद्दार जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चॉइस के। और इससे पहले कि हम सर के साथ सीईओ इनसाइट के सफर की शुरुआत करें, इनके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देती हूं। सर ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की है। साथ ही सर सीए हैं खुद। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ बतौर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये साल 2019 से लेकर अब तक बने हुए हैं। सर, वेलकम टू सीईओ इनसाइट। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने सफर की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। सर, इससे पहले कि हम आपके अनुभवों को, इस पूरे सिस्टम को, फाइनेंशियल मार्केट्स को और कंपनी को समझें, कंपनी ने शुरुआत कैसे की और ओवर द इयर्स कैसे ये इवॉल्व हुई है, जरा इसके बारे में बताएं। थैंक यू नेहा जी। सो नेहा जी, एसके पाटोदिया एंड एसोसिएट एज ए हमारी फाउंडर सीए फर्म थी और हमने 1992 से ये जर्नी शुरू करी। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड एज ए लिस्टेड होल्डिंग कंपनी हमने 2009 में एक्वायर करी थी। सो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 2009 से एज ए चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड एक जर्नी स्टार्ट हुई। पहले 5-6 सालों में मल्टीपल लाइसेंसेज, मल्टीपल रेगुलेटरी जो चीजें थी वो हुई। ब्रोकिंग के लाइसेंसेज मिले, IRDA से हमें इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला। और 2014-15 के आसपास हमने हमारे जो गवर्नमेंट का वर्टिकल है उसमें एडवाइजरी का प्रोसेस स्टार्ट किया। सो पहले जो 6 साल थे उसमें मेजॉरिटी लाइसेंसिंग और जो बाकी का सारा प्रोसेस रहा। Correct. और उसके बाद सर्टेनली जर्नी स्टार्ट हुई। सो पिछले, अगर अपन 2010 से प्रैक्टिकली इस जर्नी को जज करें तो इन लास्ट 15 ईयर आज के दिन हम लगभग 6000 लोगों का एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है और हम लगभग 250 लोकेशंस पे आज के दिन हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। सो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में आज हम 9 सब्सिडरीज में काम करते हैं और किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल सर्विस लाइफ में हम कहीं न कहीं उसको टच करते हैं। सो अगर आप इंडिविजुअली उसके टैक्स रिटर्न से लेके उसकी वेल्थ मैनेजमेंट तक, और अगर एक IPO के आने से लेके उसकी सिक्योरिटी के इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो किसी भी इंडिविजुअल की पूरी कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है, फाइनेंशियल लाइफ साइकिल है, उसमें चॉइस कहीं न कहीं उसके साथ इवॉल्व हुआ है। पोद्दार सर, आपने काफी हद तक बता दिया कि किस तरह से आप, अगर किसी को अपने निवेश की जर्नी की शुरुआत करनी है तो उन्हें मालूम है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे उन्हें कुछ ट्वीक करना है और अल्टीमेटली कैसा ये सफर जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी आप इकलौते प्लेयर तो है नहीं, ये जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का इकोसिस्टम है इसमें बहुत जबरदस्त किस्म का कंपटीशन है और लोग हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और न सिर्फ अर्बन इंडिया में बल्कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में। मुझे जरा ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की थी और अभी का समय, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी चुनौतियां हैं? मैं आपके इस सवाल को 2 तरीके से डील करना चाहूंगा। इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट। अगर आज आप देखें तो 150 करोड़ की अगर ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस आपके पास है और हार्डली 10 करोड़ यूनिक डीमेट होल्डर आज के दिन इस सिस्टम में है। मैं रिसेंटली एक रेगुलेटर्स के एक प्रोग्राम में था जहां पे रेगुलेटर्स का ये बोलना था कि बाई 2030 30 करोड़ नंबर ऑफ यूजर इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे। तो अगले 6-7 सालों में आप यहां से, जो कोविड के बाद भी ये जो जंप आया है, अगले 5-6 सालों में ये जो जंप की जो स्पीड है ये सेम मेंटेन ही रहनी है। सो हम अगले, अगर 5-6 सालों में 20 करोड़ नए कंज्यूमर को मार्केट में देख रहे हैं तो इट्स दिस मार्केट इज अवेलेबल फॉर ऑल। प्रैक्टिकली आज के दिन इंडिया में अगर आप देखें तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो अपने बेस्ट एफर्ट करें तो हर किसी के लिए मार्केट है। यहाँ पे कोई किसी को भी किसी और के पाई को खींचने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है। यस। सो
और सेकेंड चीज, वाई चॉइस इज लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस पूरे सेगमेंट में, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नए 20 करोड़ कस्टमर या 20 करोड़ कंज्यूमर जब इस सिस्टम में आएंगे तो वो मेजोरिटी 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से आएंगे। आज जो मेट्रो सिटीज बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर के जो कस्टमर ओवर पेनिट्रेटेड हो चुके विद द डिजिटल प्लेयर, और चॉइस जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज हम लगभग 250 लोकेशन पे फिजिकली अवेलेबल हैं। अच्छा। और अगले 3 सालों में एक लक्ष्य है कि हम इंडिया के 806 डिस्ट्रिक्ट में फिजिकली चॉइस की अपनी एक खुद की ब्रांच खुले। ओके। सो जो नया कंज्यूमर जब इस सिस्टम में आएगा उसके लिए हम, क्योंकि वहां पे एक बेहतर प्लेयर है, क्योंकि हम फिजिकली अवेलेबल है, और एक इंडियन माइंडसेट ये है कि जब आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं जी। तब आपकी प्रेफरेंस है कि उस सिटी में आप कोई ना कोई ऐसा हो जिससे आप मिल सकें, बात कर सकें, फिजिकली जाके विजिट कर सकें। तो वहां पे चॉइस एक यूनिक प्रपोजिशन बनाता है। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि जिस तरीके से रेगुलेटर एफर्ट कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम चल रहे हैं, सर्टेनली ये मार्केट बहुत बड़ा है और यहाँ हर किसी को करने के लिए स्कोप है। सो वी आर वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एनवायरनमेंट जहां पे हमें किसी और के हिस्से के ऊपर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज अ ह्यूज प्लेस, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, और वी कैन डू द बेस्ट। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि अगले आने वाले 5 सालों के लिए जिस तरह की ग्रोथ होगी, आप पहले ही उस पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए बैठे हैं। आपने वहां पर अपने आप को रेडी कर दिया है कि उसको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, अपने शहर में ही उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी मिलेगी। करेक्ट। सो एक छोटा सा केस स्टडी बताना चाहूंगा। अमेजोन के केस में, अमेजोन ने जब इंडिया मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए सोचा तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस 3 टियर टू 6 टियर सिटीज को पकड़ना। अमेजोन एज ए डिजिटल प्लेयर इन द वर्ल्ड वाइड इज ए रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर, बट उसने इंडिया में अमेजोन ईजी स्टोर खोले। जिस ईजी स्टोर के ऊपर आप आइए, आप जस्ट द प्रोडक्ट का फील लीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। सो अगर आपको इंडियन कंज्यूमर, इंडियन कस्टमर तक पहुंचना है, तो अगर आप जितने फिजिकली अवेलेबल उनके पास रहेंगे, यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट। अच्छा अरुण सर, अभी करंटली आपके कौन से बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं, वर्टिकल्स हैं, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से हो रहा है? सो नेहा जी, हमारे मेजर हम 3 बिजनेस में पूरे चॉइस इंटरनेशनल को डिवाइड करते हैं। वन इज ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज एडवाइजरी, एंड थर्ड इज एनबीएफसी। सो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट ब्रोकिंग हाउस, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वेल्थ का पूरा प्रोडक्ट लाइन है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इन एडवाइजरी साइड हमारे 2 मेजर बिजनेस वर्टिकल आते हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सेकंड इज गवर्नमेंट एडवाइजरी। सो गवर्नमेंट एडवाइजरी सर्टेनली, अगर आप इस पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो हम थोड़ा सा एक यूनिक प्रपोजिशन एज ए सर्विस भी लेके आते हैं। अच्छा, कैसे? सो हम गवर्नमेंट्स को असिस्ट करते हैं उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे, ग्राउंड पे उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और जिस भी तरीके से गवर्नमेंट ने अपने प्रोसेसेस सोचे उसको किस तरीके से ग्राउंड पे बेहतर इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो हम आज के दिन हम नीति आयोग को असिस्ट कर रहे हैं, हम आधार को असिस्ट कर रहे हैं, हम लगभग 14 स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके जो की प्रोजेक्ट्स है उनके कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं। और द मोस्ट क्रूशियल या एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी रिसेंटली ऑनरेबल पीएम साहब ने बिग 4 का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडियन बिग 4 होना चाहिए। राइट। प्रैक्टिकली इंडियन बिग 4 का मीन्स यही था कि एक ऐसी कंसल्टिंग फर्म बने जो और जितने भी इंडियन जो बिग 4 है उनका मेजोरिटी जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट ही है। सो वी आर द प्लेयर जहां पे हम उस पर्टिकुलर जगह पे हमारा स्पेस देख रहे हैं, एंड सर्टेनली हम उस फील्ड में भी बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, तो हमने थोड़ा सा कंपनी के विजन को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा भी जो हाल फिलहाल का बिजनेस परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगी। हमने देखा ये क्वार्टर, जो बीता क्वार्टर है, बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत बेहतरीन नंबर्स रहे, वो भी इस तरह के अनसर्टन माहौल में। क्या हाईलाइट रहा इस क्वार्टर का? जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 60% कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग। अच्छा। लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन बाय द एडवाइजरी है, और लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन बाय एनबीएफसी वर्टिकल है। और पिछले 6-8 महीने, साल भर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए और फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए थोड़े से हार्ड रहे ड्यू टू मल्टीपल रीजन, रेगुलेटर्स के बहुत सारे चेंजेस थे। करेक्ट। इस पूरे पीस में हमें जिसने एज ए ग्रोथ इंजन की तरह वर्क किया था वो था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। हमने पिछले 1 साल में लगभग 8 आईपीओ
मैन बोर्ड और एसएमई पे काम किया है और अभी भी लगभग 26 मैंडेट आज के दिन हमारे पास है, जहां पे हम लगभग 6,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। सो एक मल्टीपल डाइवर्सिफाइड ग्रुप होने का हमें इस पर्टिकुलर क्वार्टर और आगे भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, हमें बहुत एडवांटेज मिलेगा कि अगर किसी एक सर्विस सेगमेंट में बाई एनी ऑफ द रीजन अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो दूसरा वर्टिकल, दूसरी जो सर्विस सेगमेंट है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। सो दिस इज मेन रीजन जहां पे हमने Q1 का एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो ये ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं? कुछ रिलीफ मिलेगा? आप बोल सकते हैं नंबर्स वगैरह पिकअप जो आज से हम लगभग 2 क्वार्टर के पहले थे वो सेम नंबर के आसपास हम अब पहुंचने लग गए। अच्छा। सो वी आर वेरी मच होपफुल कि अब ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा वर्टिकल है, फाइनेंशियल सर्विस का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, वहां पे भी हम नंबर अब विल कैच अप अच्छे से। अब थोड़ा सा मैं एक्सपेंशन और मार्केट पेनिट्रेशन समझना चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो आपने बता ही दिया कि आपकी पहुंच कहां कहां तक है और कहां कहां पहुंचने का इरादा भी है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझना चाहूं कि स्ट्रैटेजी कैसी होगी। अभी आपने बताया कि 20 स्टेट्स के आसपास आपकी प्रेजेंस है, 2 यूनियन टेरिटरीज भी इसमें शामिल हैं। अब ये फुटप्रिंट है, ये आप किस प्लानिंग के तहत आगे पहुंचाना चाह रहे हैं? सो नेहा जी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे लगभग 250 के आसपास हमारी खुद की ब्रांचेस है। हाँ। और अगले 3 सालों में हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम अगले जो इंडिया में आज के दिन लगभग 800 के आसपास डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस है, उन डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस पे हमारी खुद के ऑफिसेज हो और ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे और गांव के लेवल पे आइदर हमारा एक फ्रेंचाइजी ऑपरेशन हो या फिर हमारा एक चॉइस कनेक्ट का एक एसोसिएट मॉडल है वो वर्क करे। सो वी आर टारगेटिंग कि हम लास्ट माइल तक जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर तक पहुंचे और उसको एक्सेसिबल वे में जो आज के दिन एक बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो फील है वो दिया जा सके। सो अगले 3 सालों में हमारी जो फुटप्रिंट है, हमारी जो लोकेशनल एडवांटेज है वो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाएंगे और दिस इज प्योरली मेजोरिटी ऑन द ब्रोकिंग सेगमेंट। और गवर्नमेंट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मैं आपके साथ एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि हमारा फोकस ये है कि हम नए जो कंज्यूमर, नए जो कॉर्पोरेट्स हैं जो अगेन छोटी लोकेशंस पे अवेलेबल है, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी ग्रूमिंग करें, उनको हैंड होल्डिंग करें और उनको इक्विटी मार्केट के लिए तैयार करें। सो आज भी अगर आप देखें तो मेजोरिटी जो नए आईपीओज आ रहे हैं उसमें अगेन वेल नोन नेम ही मेजर उसको लीड कर रहे हैं। पर इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे बिजनेस आइडियाज और बिजनेसेस आपको नीचे बहुत बेहतर मिलते हैं। आप अगर इंडिया का सेविंग परसेंटेज देखेंगे तो आपको बॉम्बे के किसी एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के पास कम सेविंग मिलेगी रादर देन 3 ईयर टू 6 ईयर में मिलेगी। सो द थॉट इज कि हम ऐसे यूनिकली केसेस आइडेंटिफाई करें, उन केसेस में हम खुद भी इंगेज हों और उसके बाद अपन उनको ग्रो करें इन टर्म्स ऑफ आईपीओ और फ्यूचर मार्केट के लिए। हमने अभी रिसेंटली एक शांति गोल्ड का एक आईपीओ किया था, बहुत सक्सेसफुल वेंचर रहा। इट्स अ काइंड ऑफ ए यूनिट जहां पे इट्स इंडिया लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर। सो अगले 3 सालों में अगर मल्टीपल जो ब्रांड्स है उनको अगर अपने शोरूम्स खोलने हैं तो जो आज के दिन सबसे वेल रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है उन्हीं से उसकी प्रोक्योरमेंट होगी। सो हमारा टारगेट ये रहता है कि कैसे यूनिकली प्रपोजिशन जो कंपनीज है उनको एक्वायर किया जाए, उनमें किस तरीके से एज ए मर्चेंट बैंकिंग की तरह काम किया जा सके। सो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन है, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 26 मैंडेट आज के दिन हमारे पास हैं। अच्छा। और वी आर वेरी मच होपफुल कि अपन उस सेगमेंट में भी अच्छा काम करेंगे। गवर्नमेंट एडवाइजरी में हम 600 करोड़ रुपए के लगभग ओपन ऑर्डर बुक, कंसल्टिंग ऑर्डर बुक के साथ बैठे हैं। और ये 600 करोड़ की ऑर्डर बुक नॉर्मली 24 मंथ टू 36 मंथ में एग्जीक्यूट होती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्टिकल ये गवर्नमेंट एक वर्टिकल है प्योरली, जहां पे ये 600 करोड़ की फीस हमें आनी है। सो हम प्रैक्टिकली देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं सुपरवाइज कर रहे हैं। सो तीनों चारों वर्टिकल में वी आर वेरी मच होपफुल कि हम काफी अच्छा वर्क करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टर एंगेजमेंट और रिटेल फोकस पर बात करना चाहूंगी। ये एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो इंडियन निवेशक होता है तो बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता, और करता है तो फिर लंबे टिक जाते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो या ब्रांड हो। मुझे बताइए अभी रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन
आंकड़े ऐसे निकल कर आते हैं कि ऑल टाइम हाई पर है। हम्म, ओके। अभी जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली कोविड ऑनवर्ड्स, हमने देखा कि बहुत यंगस्टर्स हैं और बहुत फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में उतर रहे हैं और वो इसका एक बड़े पैमाने पर हिस्सा बन रहे हैं। मुझे बताइए कि चॉइस अपने आप को इन नए पार्टिसिपेंट्स के लिए कैसे इनोवेट कर रहा है? हम कुछ गवर्नमेंट्स के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो जो कोविड के बाद जो नए कंज्यूमर आए और जो हम आगे बात कर रहे हैं कि जो नए निवेशक 2030 तक, अगले 30 करोड़ तक ये निवेशक पहुंचेंगे, तो इसमें मेजोरिटी जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रेगुलेटर और गवर्नमेंट्स का भी रहेगा। अच्छा। और हम गवर्नमेंट्स के साथ मिलके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियली अवेयरनेस के बहुत सारे ग्राउंड इवेंट्स भी कर रहे हैं। ग्राउंड पे लोगों के तक हमारी चीजों को भी लेके जा रहे हैं। हम बहुत सारे मीडिया हाउसेज के साथ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम मल्टीपल प्रोग्राम्स करते हैं। हम जी के साथ भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम भरोसे की चॉइस के साथ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में टारगेट ये है कि जो निवेशक इस मार्केट में आ रहे हैं उस निवेशक के पास वो नॉलेज पहुंचे जिससे वो अपनी ट्रांजेक्शन को बेहतर करने में कामयाब हो। अगर आप अभी रिसेंटली सेबी का डेटा देखें जहां पे उन्होंने कहा कि 93% जो रिटेलर कंज्यूमर है वो 93% आर इन लॉस कैटेगरी। सो अल्टीमेटली एज ए एग्रीगेटर और एज ए ब्रोकर इट इज माई ड्यूटी और इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो निवेशक इस मार्केट में आ रहे हैं उन तक वो नॉलेज पास ऑन किया जाए और वो जो भी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को कहीं ना कहीं रोका जाए ताकि वो इस मार्केट में लंबे समय तक भी रहे। सो सर्टेनली ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी और जो रेगुलेटर जो प्रोग्राम्स कर रहा है, प्लस हम जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस प्रोग्राम से एक निवेशक का मार्केट पे भी विश्वास बढ़ेगा और सर्टेनली वो जब मार्केट में विश्वास बढ़ेगा और जब हम उनके पास पहले जा रहे हैं लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, तो हमसे एक लेवल पे जुड़ेगा। वीड लाइक टू नो अबाउट योर इंटीग्रेटेड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और किस तरह से वो आपके क्लाइंट्स की फाइनेंशियल जर्नी को, मैं कह सकती हूँ, एड कर रहा है या सिंप्लीफाई कर रहा है। सो नेहा जी, फिनेक्स करके एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आज के दिन इट्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विस ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। अच्छा। किसी भी एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल लाइफ साइकिल में अगर उसका इक्विटी मार्केट है, म्यूचुअल फंड या वेल्थ के प्रोडक्ट्स है या फिर इंश्योरेंस है या फिर डेट के प्रोडक्ट है या फिर बैंकिंग के प्रोडक्ट्स है, वी आर ट्राइंग कि उस सिंगल ऐप के ऊपर उसको कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले। अच्छा। किसी एक इंडिविजुअल को उसकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उस ट्रांजैक्शन का एक सिंगल इंटीग्रेटेड वे मिले, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे फिनेक्स इज अ काइंड ऑफ ए सुपर ऐप जिसमें मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स है वो एक जगह पे अलाइंड है और जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चीजें डेवलप हुई है और कस्टमर का एंगेजमेंट, कस्टमर का कम्युनिकेशन, ये सब आज के दिन एप्लीकेशन बेस्ड ही है। अच्छा। सो टेक्नोलॉजी हमें एक्सपैंड करने में बहुत हेल्प करेगा और हम उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं कि हम एक स्टेप आगे रहें इंडस्ट्री में। ऑलराइट। कोई अपकमिंग टेक इनोवेशंस या कोई पार्टनरशिप्स हैं जो हाल फिलहाल में चॉइस करने जा रही है आगे? सो हम एज ए इनऑर्गेनिक ग्रोथ हम कुछ जो फिनटेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनके साथ हमारे कम्युनिकेशन इनिशिएटेड है। अच्छा। और सर्टेनली वो चॉइस के लिए एक वैल्यू एडिशन की तरह एज ए ग्रुप में काम करेंगे। कुछ एआई बेस्ड पोर्टफोलियो कंसल्टिंग के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट बैंकिंग के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसके रिलेटेड है। तो सर्टेनली इन अ लॉन्गर रन एट द टारगेट इज की जो प्रोडक्ट सूट है वो इस तरीके से बने कि एनी ऑफ द कस्टमर की जो फाइनेंशियल नीड है उसको उससे फुलफिल किया जा सके। सम ऑफ द स्टार्टअप इज इन अंडर पाइपलाइन जिसको हम आगे लेवल पे चॉइस के साथ बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड में प्लान कर रहे हैं। ओके। इनफैक्ट हम देख रहे हैं इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोलर एनर्जी है, इसमें हम देख रहे हैं कि अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो अलग हटके इन सेक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी न किसी तरह से अपना योगदान भी कर रहे हैं और एक इस स्पेस से, इस ग्रोइंग स्पेस से भी बेनिफिट उठाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मुझे जरा बताइए कि आप एज अ फाइनेंशियल सर्विस एंड जिस स्पेस में आप हैं, आपको कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात की जाए,
केंद्र सरकार का बजट लगभग प्योरली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास एनुअल बजट है। करेक्ट। और नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट का जो ग्राउंड पे प्रोजेक्ट होता है उसमें स्टेट का शेयर लगभग 40% के आसपास होता है। करेक्ट। तो प्रैक्टिकली आप देखें तो 2 लाख करोड़ का मार्केट फॉर ईच ईयर है। दिस नंबर इज प्योरली एक साल के लिए। सो इट्स अ ह्यूज मार्केट। और सर्टेनली इंडिया इज अगर आप देखें तो इंडिया की ग्रोथ जर्नी इज हार्डली 10-12-15 सालों की है। और अगर आप यूएस कंपेयर करेंगे, चाइना कंपेयर करेंगे और इंडिया कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अगले 30-35 साल ऐसे हैं जहां पे हम एनी नंबर ऑफ चीजें इज पॉसिबल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन ए गवर्नड वे में काम करेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ काम करेगा, बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करेगा, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो सर्टेनली इंडस्ट्रीज इवॉल्व होगी, नए लोग सिस्टम में आएंगे, बट देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीवन। बिल्कुल। इस फाइनेंशियल के लिए आपकी टॉप 3 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? सो लोकेशन एक्सपेंशन, Okay. वन ऑफ द स्ट्रेंथ जिस पे हम आगे वर्क करते रहेंगे। हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपन इस साल में लगभग 8 से 10 नए मैन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के लिए साथ वर्क करें। और गवर्नमेंट एडवाइजरी में कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ भी हमारी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तो वहां पे भी हम काफी पॉजिटिव है। सो नेहा जी, पिछले 4-5 सालों में हम देखें तो हमने लगभग 50% की CAGR ग्रोथ को अचीव किया है। और हम बहुत पॉजिटिव हैं कि हम इस ग्रोथ मोमेंटम को आगे भी मेंटेन रखेंगे। ऑलराइट मिस्टर पोद्दार, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत की इनसाइट्स मिले कि किस तरह का ये फाइनेंशियल लैंडस्केप है और यहाँ से किस तरह की अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए, भारत के लिए और इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बन रही है। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, तो हमारे इस खास शो में हमने कोशिश यही की कि एक लीडर की जो कि एक विजनरी है, अपनी कंपनी को लेकर एक सोच रखता है, एक प्लानिंग रखता है, उनकी सोच, उनके अनुभव और उनके मुश्किल फैसले, इन सब का समावेश हमने आपके सामने आज के इस एपिसोड में रखने की कोशिश की है। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। एक नए लीडर के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। जरूर बताइएगा आपको CEO इनसाइट कैसा लगा है, हम आपके व्यूज भी जानना चाहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग ज़ी बिजनेस।